नजर आ रहा है? ओके, और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बेटा जी, बताइए जी, आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम है फातिमा जना, थोड़ा सी फर्क है ना, ये बड़ा टाइटल मिल गया जी। सर का नाम तो निशान ही है, नहीं चेंज किया। हाँ जी बताइए बेटा जी, क्या आपका EOQ आया? टोटल कॉस्ट एट EOQ। चले पहले EOQ बताइए। 2 3। अब आप देखिए सवाल में कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि EOQ कैलकुलेट करें। अगर EOQ नहीं कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट एट EOQ नहीं कैलकुलेट होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग में वो एक लाइन की रिक्वायरमेंट लिख के आपसे 10 बातें पूछ सकता है। तो हमें प्रीवियस स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें एंड रिजल्ट तक पहुंचते हुए किन किन मराहिल को तय करना है। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट एट EOQ कैलकुलेट करनी है तो EOQ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो EOQ इज 2 3 4 5। बाकी सब बच्चों का सेम है आपका जी बेटा जी? क्यों जी? सर भूल गए थे, सर को तो याद है बेटा, आपका ये काम है, आप कैसे भूल सकते हैं? वेरी बैड। वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। मैं कॉस्ट वाला टीचर हूँ, मैंने अपना पेपर पास कराना है। तो मेरे पेपर में किसी दूसरे पेपर का नो एक्सक्यूज, इवन टेक्स्ट का भी नो एक्सक्यूज। ठीक है, रोज का काम रोज इज द की टू सक्सेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में सी में जब तक आप रोज का काम रोज करने का हैबिट नहीं डेवलप करते तो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते। हाँ जी बेटा जी, ओके। हाँ जी, अब आप बताइए टोटल कॉस्ट क्या है? एक रजिस्टर पे 2 दिन? बैड बैड। अपने अपने रजिस्टर पे अपने हाथ से प्यारे प्यारे हाथों से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप दोनों ने अलग अलग पेपर देना और इस दफ़ा पेपर भी लिख के देना। MCQ नहीं है कि हम टेक करके आ रहे हैं। वैसे ये जो उन्होंने बात की, अगर आपकी तबीयत पेपर में भी ख़राब हो ना तो आप साथ एक बंदा लेके जा सकते हैं। ये ICAP में प्रोविजन मौजूद है कि अगर आप के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, एक्सीडेंट हुआ है, टांग टूटी है, बाजू टूटी है, तो आप एक ट्रांसलेटर साथ ले जा सकते हो। दैट शुड नॉट बी फ्रॉम सी बैकग्राउंड। उसको जो बताओगे वो आपका लिखता रहेगा, तो आप भी ले जा सकती हैं ट्रांसलेटर। जी बताइए टोटल कॉस्ट क्या है एट EOQ? टोटल कॉस्ट एट, आपसे नहीं पूछा रहे, सबर सबर सबर। टोटल कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग 703563। दैट्स इट। जी बेटा जी, आप लोगों का क्या आंसर है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, तीनों को ऐड 1407127 जी बेटा जी, अब आप अपना चेक कीजिए, आपके पास 14 मिलियन में आ रही है। रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? द टोटल कॉस्ट एट EOQ। उसने ये नहीं कहा टोटल ऑफ होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग बताया। टोटल कॉस्ट से मुराद है परचेज, होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग, तीनों को ऐड करके 9389071125। वो तो ठीक है भाई, बहुत बड़ा आंसर है, 938 मिलियन। हाँ जी, आपका क्या है जवाब? क्यों? हाँ जी बेटा जी, आप बताइए। ये आंसर है आपका? क्या आंसर है बेटा जी? हाँ जी रोश, आपका आंसर क्या है बेटा? नाइन थ्री एट 907 125। आपने बेटा परचेज कॉस्ट ऐड की थी इसमें? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, आपका बेटा यही आंसर है जो आप बोले? परचेज कॉस्ट ऐड करें तो 93, अगर ना ऐड करें दोनों को ऐड करके आता है 1407127। दोनों को ऐड करें तो 140 आता है। और बस ठीक है, सबका जवाब ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या था? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। हाँ जी, अगर टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट देखनी है ना बेटा,
अपनी मर्जी से हमने कुछ नहीं करना, उसने कहा द टोटल कॉस्ट बताइए। अगर उसने आपसे एनुअल होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करानी होगी तो वो पूछेगा कैलकुलेट टोटल ऑफ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका टोटल बताइए। यहाँ उसने कहा टोटल कॉस्ट का मतलब है इन्वेंट्री से रिलेटेड तमाम कॉस्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर इफ ऑर्डर साइज इज 500 लेस देन EOQ। तो अब आपका ऑर्डर साइज इस क्वेश्चन में बनेगा 500 कम करने तो 1845। अब इसमें बताइए क्या आई है टोटल कॉस्ट, होल्डिंग और ऑर्डरिंग को ऐड करके बताइए आपके पास क्या जवाब आया, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर हमें टोटल कॉस्ट बताइए तब भी बता दें जवाब। जी ग्रैंड टोटल बता दीजिए, 940 95 0 एंड 000। और बेटा होल्डिंग कॉस्ट और प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट जिन बच्चों ने ऐड किया वो बता दें अपनी। 1397808 जी बेटा जी आप बताइए। मैंने लेस नहीं किया, 500 700 से निकाला। तो फिर आपने क्या इसमें कैलकुलेट क्या किया, मतलब ऑर्डर साइज में 500 लेस नहीं किया, आपने ऑर्डर साइज 500 ले लिया। तो दिस इज द इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। ये देखिए बेटा लिखा 500 यूनिट्स लेस देन EOQ। अब आपने ऑर्डर साइज कैलकुलेट करना है। इफ द ऑर्डर साइज इज 500, इसको इस लिखना चाहिए था, इधर भी गलती है, इज 500 यूनिट्स लेस देन EOQ। तो आपने 500 यूनिट्स पे कैलकुलेट कर लिया। ओके और किसी ने, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? आपने भी 500 ले लिया, वेरी नाइस। ओके आप लोगों ने क्या किया बेटा? आपने लेस किया, आपने भी लेस किया। Yes, sir. 1845. यानी देखिए पेपर में हम सारे सवाल अपनी तरफ से तो सही करके आएंगे, तो रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस रिक्वायरमेंट के ही नंबर मिलने हैं। अच्छा उसके बाद टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर इफ द ऑर्डर साइज ऑफ 700 यूनिट्स मोर देन EOQ। अब बताएं जी EOQ से ज़्यादा ऑर्डर साइज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू EOQ वाज 2345 प्लस इसमें 700 करूँगा तो इट विल बी 3045। दिस इज माई ऑर्डर साइज। इसमें मुझे बता दीजिए होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आई आपके पास और टोटल कॉस्ट क्या आई, दोनों बता दीजिए। जिन बच्चों ने होल्डिंग और ऑर्डरिंग को ऐड किया वो भी बता दें, जिन्होंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया वो भी बता दें। कोई तो बता दे। ये क्या है बेटा जी, टोटल कॉस्ट 9 940067142। दिस इज द टोटल कॉस्ट। हाँ जी बेटा जी, ये होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट बता रही है जी, बताइए क्या 1406110 जी बेटा। कोई क्रॉस कंफर्म करेगा आप लोगों के क्या जवाब आए होंगे? अगर आपने इम्पॉसिबल है ना बेटा, हो ही नहीं सकता। अगर आपने सिर्फ 700 यूनिट्स लिया है साइज तो आपका ऑर्डर साइज, ऑर्डरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बराबर आ सकती है? दिखाएं, बैठे बैठे। आपने 700 से डिवाइड किया तो आपके पास ऑर्डर साइज क्या आया है 107, 22,000 ये थी तो ये कॉस्ट आई, दिस इज द कॉस्ट। और दूसरी तरफ आपने होल्डिंग कॉस्ट की तरफ इन दोनों को ऐड किया तो ये आया। इन दोनों को सिर्फ ऐड करके बताओ क्या आता है, इन दोनों को सिर्फ इन दोनों कॉस्ट को ऐड करें, देखिए 14061 ये आता है आपका या नहीं आता? और यकीनन नहीं आना चाहिए, अनपॉसिबल। एक तो इम्पॉसिबल, एक होता है अनपॉसिबल, नहीं हो सकता।
आपने और हाँ ज़्यादा आएगी ना कॉस्ट, क्योंकि जब भी आप EOQ से हटेंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो ये जवाब नहीं आ सकता। ओवरऑल कैलकुलेट करते हुए राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई करीब तरीन जवाब आ गया तो कुछ कह नहीं सकता, 1 मिलियन का फ़र्क है पूरा पूरा। अच्छा जी, होम नंबर 3 किया जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 Yes, sir. बताएं जी। टोटल कॉस्ट एट EOQ इज इक्वल टू 2460। ये क्या हो जाएगा, लेस करना है 500 तो 1960। ऑर्डर साइज यहाँ पे ऑर्डर साइज क्या हो जाएगा, 700 ऐड करना है 3160। तो अब जिन बच्चों ने नहीं ठीक किया काइंडली दोबारा कीजिएगा, फिर आंसर मैच होंगे। हम आगे मूव करते हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा। कल हमने इसकी अजम्पशंस देखी, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ EOQ। क्विकली मैं आगे गुजर गया। आज हम इन अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। कहते हैं देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है तो EOQ दुनिया का बेहतरीन इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी साइज है। लेकिन अगर डिस्काउंट आ जाए तो क्या करना है। अब बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अब हमें कंसीडर करना है कि क्या EOQ पे हमारी मिनिमम कॉस्ट आ रही है या डिस्काउंट अवेल करे तो कॉस्ट कम आती है। मैं दोबारा रिपीट कर अपनी बात को। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हम ऑर्डर साइज क्या EOQ पे ही रखें या अपना ऑर्डर साइज चेंज कर दें, जिसमें कंपनी को फ़ायदा हो रहा होगा, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो रहा होगा, हम वो वाला ऑर्डर साइज रख लेंगे। तो आज हम पहले असम्पशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। कहता है बल्क ऑर्डर डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द वेंडर। अगर वेंडर साहब ने आपको बल्क ऑर्डर डिस्काउंट दे दिया तो आप क्या करेंगे। तो मुंह में पानी तो आएगा। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री। या अगर आप एक खरीदेंगे तो 100 रुपये का, 10 खरीदेंगे तो 70 रुपये के लिहाज से मिलेंगे। तो जब आपको बल्क ऑर्डर करने पे डिस्काउंट मिलता है तो फिर आप बोल जाते हैं EOQ को छोड़ो, डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। EOQ पे भी कैलकुलेट कर लो टोटल कॉस्ट, बल्क डिस्काउंट पे भी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। कारोबार का पैसा जहाँ पे कम लग रहा है वो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है। तो मैंने तो कॉस्ट को सेव करना है ना, तो अब मुझे EOQ की फिक्र नहीं है, मुझे तो कॉस्ट सेव करनी है। अगर डिस्काउंट लेने के बावजूद भी मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मुझे फिर डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर EOQ पे ही रहूँगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव समझ आया आपको। बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जिस ऑप्शन पे मिनिमाइज होगी हम उस ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। कहते हैं EOQ फार्मूला एज्यूम, ये मैंने आपके नोट्स लिखे हुए हैं। एज्यूम्स क्या एज्यूम करता है, दैट द परचेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। आप जितना मर्जी ऑर्डर दें कीमत नहीं चेंज होगी, थोड़ी नाल होगी मर जाएगी। आगे कहता है इफ सप्लायर ऑफर्स आर डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, अगर कीमत के ऊपर वो आपको क्या करे डिस्काउंट दे दे फॉर ऑर्डर अबव सर्टेन क्वांटिटी, मतलब 5000 से ज़्यादा का अगर ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। EOQ कहता है नहीं 2500 इस पे कॉस्ट मिनिमम। वेंडर कहता है अच्छा है गल है तो चल फिर 5000 मेरे को यूनिट खरीद, मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। अब आपका माउथ वाटरिंग सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, बीइंग एन अकाउंटेंट, अच्छा डिस्काउंट दे रहे तो उस डिस्काउंट को मद्देनजर रखते हुए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और विदाउट डिस्काउंट EOQ पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो साल की। जिस ऑप्शन में आपकी कॉस्ट कम है उस ऑप्शन को चूज कर लो। यही अकाउंटेंट ने करना है ना, कारोबार का पैसा बचाना। पैसा बचाओगे तो सुखी रहोगे, आपको अच्छी सैलरीज भी मिलेंगी, अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। द परचेज प्राइस बिकम आर रेलिवेंट, अब रेलिवेंट बन गई जब बल्क ऑर्डर डिस्काउंट मिलता है। EOQ की assumption क्या कहती है, परचेज प्राइस इज इररेलेवेंट, आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमम साइज टोटल कॉस्ट विल बी आइदर, कहता है जो मिनिमम साइज हो कहेगा 5000 या उससे ज़्यादा खरीदो तो हम 5000 इस मिनिमम वो खरीदेंगे,
वो होगा 7,000 या उससे ज़्यादा खरीदो तो 7,000 इज मिनिमम टू क्वालिफाई फॉर डिस्काउंट, तो मैं 7,000 पे रहूँगा। अब करना क्या है, मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसकी, टोटल कॉस्ट विल बी आइदर, अब मेरे कारोबार की क्या होगी, आइदर द EOQ वाली टोटल कॉस्ट और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नेसेसरी टू ऑब्टेन द डिस्काउंट। अब मुझे देखना है मैं EOQ को फॉलो करूं या वो ऑर्डर दूं जिस पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट का भी जो मिनिमम रेंज है वो ऑर्डर करूं ताकि मेरा होल्डिंग कॉस्ट का पैसा बच सके। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट ईच ईयर इंक्लूड परचेजेस, ordering cost and holding cost must be calculated for EOQ and the minimum order quantity। अब आपको दो तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टेप्स क्या हैं, पहले EOQ कैलकुलेट करना है, इग्नोर कर दे डिस्काउंट मिला ही नहीं, फिर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर दें। जब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपने इंक्लूड कर देना परचेज कॉस्ट को फॉर EOQ and other order size qualify for discounts, compare the cost in step number 2 and select the order size। लें जी, सवाल किए बगैर हमें नहीं समझ आता क्योंकि कैलकुलेशंस है। the question is requirement, calculate the EOQ ignoring discount number 1 and determine, और बताइए इसमें हर सवाल की रिक्वायरमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होगी, पूछी चाहे वही बात हो लेकिन अल्फाज बदल बदल के पूछेगा। दिस इज वेरी अनलाइक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन, उसमें कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन, एक ही रिक्वायरमेंट पर सवाल बदलता रहेगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं बदल सकता। इसमें सवाल चाहे सेम रखे, इसके सिर्फ रिक्वायरमेंट बदलने से हमारा सारा सोल्यूशन बदल जाएगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस में, लर्निंग में, प्रैक्टिस में हार्मनी रहे। लेकिन आप एक मेथड से करें, दूसरी प्रेजेंटेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, एग्जामिनर डज नॉट माइंड, कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। ओके जी, कहते हैं डिटरमिन, आप बताइए, आप डिटरमिन करें इफ इट वुड चेंज वंस द डिस्काउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या उसने कहा है कहीं पे टोटल कॉस्ट बताइए, रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, कैलकुलेट EOQ इग्नोरिंग द डिस्काउंट, इसका मतलब है EOQ का सवाल, EOQ का जवाब देगा यानी उसके नंबर देगा। अगर वो ये ना कहता, समझ लें कि ये है ही नहीं, इग्नोर कर दें, सिर्फ जो मैंने ग्रीन नहीं किया हुआ दैट इज द क्वेश्चन। अगर वो ये कहता डिटरमिन इफ इट वुड चेंज वंस द डिस्काउंट इज टेकन इनटू अकाउंट, तब भी वही मतलब था। तो रिक्वायरमेंट बदलेगा, सवाल शायद हमारा सेम होगा। तो हमने क्या करना है, पहले EOQ कैलकुलेट करना है, इग्नोर करें। EOQ के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा जी, फॉर EOQ दिस इज अ टारगेट ऑब्जेक्टिव, इसके लिए रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स चाहिए, और क्या चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये तीन इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम, नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट सॉरी पर ऑर्डर, हमें ये तीन इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम EOQ कैलकुलेट कर देंगे, उसके नंबर ले लेंगे। अब सवाल पढ़ते हैं। वाजिद रिटेल इज अ रिटेलर ऑफ बैरल्स, व्हाट आर द बैरल्स, ये कंटेनर्स को कहते हैं। द कंपनी हैज एन एनुअल डिमांड फॉर 600 बैरल्स, कंपनी की एनुअल डिमांड क्या है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स मिल गए जी। मैं इसमें लिख देता हूँ 60,000। इसमें क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे चाहे आधा घंटा लगा दो, सवाल हो सकता है 5 मिनट में सॉल्व हो जाए। जब तक आपको सवाल अच्छी तरह समझ नहीं आएगा, आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल सही सॉल्व नहीं कर सकते। जब आपको क्वेश्चन फुली समझ आ जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक सॉल्व होगा। तो इसको अकाउंटिंग की तरह नहीं करना, बस फॉर्मेट बना दिए, फिगर डालना शुरू कर दी तो हमारा पेपर पास हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करनी है, यानी जो बच्चे PRC पास करके हैं, जो मैथमेटिक्स में फाइनेंस का पोर्शन था उसमें सवाल समझना पड़ता था तो जवाब आता था, इसमें सवाल समझेंगे तो जवाब आएगा। तो जवाब ऐसे आ जाएगा, सवाल समझना इज द टास्क। कहता है द बैरल कॉस्ट 20 ईच, ये क्या है जी, उसकी परचेज प्राइस आ गई।
ओके, मुझे क्या ईओक्यू के फार्मूले में परचेज प्राइस चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए हो सकता है मुझे इसकी जरूरत पड़े। ओके जी, आपने कर्जा लेके इन्वेंट्री खरीदी है, तो कर्जा अगर 20 रुपए का एक यूनिट है और उसके ऊपर 10% मैं कर्जा इंटरेस्ट देता हूँ, तो ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी आ जाएगा ना। तो इट माइट भी पॉसिबल कि मुझे यूज करनी पड़ जाए होल्डिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं फ्रेश सप्लायर कैन बी ऑब्टेन, फ्रेश सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन इमीडिएटली। ये हमने ईओक्यू के assumption में पढ़ा था कि आपको सप्लाईज इमीडिएटली मिल जाएगी विद ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमाउंटिंग टू ₹1000 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की उसने ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दी विच इज 1000। एनी प्रॉब्लम? द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 barrel in stock is estimated to be ₹12। ये जो 12 रुपये है ये क्या है? उसने खुद बता दिया। अगर ना बताता, कैलकुलेट करनी पड़ती, तो हो सकता है मुझे ऊपर 20 रुपये का इस्तेमाल करना पड़ जाता। किसी सवाल में आगे जाके करेंगे इस्तेमाल। इस 3 इंफॉर्मेशन के बाद क्या मैं ईओक्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो करें कैलकुलेट, बताइए क्या आता है। क्विकली क्विकली क्विकली। मैंने कर लिया हुआ। देखा, मैंने पहले ही कर लिया। 3162 आ गया जवाब आपका। बेटा वेयर इज योर कैलकुलेटर? आपका कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अलग कर लें, और जो पेपर में जिस सिचुएशन में जाना है प्लीज़ क्लासेस में उसी की प्रैक्टिस किया करें, ताकि पेपर में ये चीज़ें आपकी वैल्यू ऐड करें। 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना इज़ अ चैलेंज। 8 से 10 सवाल देता है, तो जब तक आप क्लास में अच्छी तरह से कैलकुलेटर से सॉल्व करना, हाथ से प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे, 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। तो प्लीज़ इसको कैजुअली ना लीजिए। ओके जी, ईओक्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट हमें अब देखना है, क्या हम ईओक्यू ऑर्डर साइज रखें या उसके डिस्काउंट्स को कंसीडर करें। अब डिस्काउंट वाली ऑप्शन पे आते हैं। कहता है एट अ 2% डिस्काउंट, ये आ गया जी। डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 5000 बैरल। तो 5000 बैरल खरीदोगे, मिनिमम 5000 खरीदोगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? अगर आप 5500 खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? अगर 6000 बैरल खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? अगर 6000 बैरल खरीदोगे कितने % डिस्काउंट मिलेगा? अगर 7000 बैरल खरीदोगे तो कितने % डिस्काउंट मिलेगा? 7400 बैरल खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? अगर 7500 बैरल खरीदोगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? हाँ जी, 2.5 कहाँ पे मिलेगा? 7500 और अबव। हमें क्या करना है? मिनिमम अगर हम 2% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मिनिमम कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 5000। अगर हम 2.5% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मिनिमम ऑर्डर कितना? अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज आ गई। एक आ गई ईओक्यू, दूसरी आ गई 2% डिस्काउंट, तीसरी आ गई 2.5% डिस्काउंट। अब बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमें डिसीजन लेना है कि हम किस कॉस्ट पे कारोबार में इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। उस कॉस्ट पे मैनेज करेंगे जिसमें खर्चा हमारा कम से कम हो। राइट? कहाँ पे? वो जब ईओक्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग द डिस्काउंट। हमने तो ईओक्यू में डिस्काउंट को इग्नोर किया। एंड के बाद तो अगली बात शुरू होगी ना। एंड डिटरमिन इफ इट वुड बी चेंज्ड, यानी ईओक्यू कैलकुलेट करें क्या इट वुड बी चेंज। इट किसको कह रहा है? ईओक्यू को। क्या ये चेंज हो सकता है? वंस द डिस्काउंट इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर आप डिस्काउंट को कंसीडर करें तो क्या आपका ईओक्यू चेंज हो सकता है? अब इसको डिटरमिन करना, कैसे डिटरमिन करेंगे? हमने टोटल कॉस्ट की बुनियाद पर डिटरमिन करना। ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है ये मिनिमम कॉस्ट होती है अगर डिस्काउंट ना हो तो। फिर हमें डिस्काउंट मिल गया, उस पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 2% पे।
देखेंगे कि EOQ से ज़्यादा है कि कम, फिर हम 2.5% वाले डिस्काउंट पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिला है या कम। तो जिस ऑप्शन में सबसे कम कॉस्ट आएगी दैट विल बी द रेलेवेंट ऑप्शन। क्लियर है जी? अब कैलकुलेट करते हैं। मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ सवाए फॉर्मेट के, ये सब कुछ रिमूव। इसको एक ही दफ़ा रिमूव करने का भी एक तरीका होता है। आप भी कॉपी पकड़ें, रजिस्टर पकड़ें, ऐसे सब सेलेक्ट करें और डिलीट जी, ये डिलीट। ओके जी। अब ऊपर एक लाइन छोड़ देनी है जहाँ पे आपने जवाब लिखना है। लेट सपोज यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे उसका जो उसने पूछा। पहली रिक्वायरमेंट ये थी EOQ, इसके नंबर मिल जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने उसको यहाँ पे बतानी है कि क्या ऑर्डर साइज प्लेस करें। हमने कल सीखा था टोटल कॉस्ट क्या होती है। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमने ये तो पढ़ा होगा ना जी, इसमें तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला भी पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम एक ही दफ़ा फार्मूला लिखेंगे, आगे वैल्यू लिखेंगे। अब अगर 3162 का ऑर्डर साइज प्लेस करते हैं तो क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? बताइए, क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? क्यों? हमें 5000 होगा तो डिस्काउंट मिलेगा ना, लेकिन आप अगर ऑर्डर साइज प्लेस करें 3162 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3162 खरीदने जाते हैं, खरीद के लेके आते हैं, तो आपको एक यूनिट कितने का पड़ेगा? 20 रुपये का नहीं पड़ेगा। ईच बैरल इज 20, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम EOQ के मुताबिक परचेजिंग कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20 इज माई रेट। साल में कितने यूनिट्स खरीदने हैं? पूरे साल में 60,000 यूनिट खरीदने हैं, लेकिन हम हर दफ़ा जाएंगे 3162 खरीदने। वो हमें इनवाइस बनाएगा 20 रुपये के हिसाब से। पूरे साल में कितने यूनिट्स खरीदे? पूरे साल में कितने यूनिट्स खरीदे? 60,000। हर दफ़ा 3162 खरीदते थे, वापस आ गए 3162 खरीद के वापस, और उसको पैसे कितने पे करते थे? 3162 मल्टीप्लाई बाय 20। पूरे साल में हमने उनसे 60,000 यूनिट खरीदे 20 रुपये के लिहाज से। तो हमने कितना खर्चा किया परचेज करने पे? 120,000। ठीक है जी, 1.2 मिलियन हमारा खर्चा हुआ पूरे साल का। एग्री करते हैं? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सबसे ज़्यादा आपने बोलना है क्लास में, मुझे याद करना है, मैंने इनसे सवाल पूछने हैं। हाँ जी बेटा जी। अब आप दूसरी जगह पे आ जाए। अब हम जब भी खरीदने जाते हैं हम 5000 यूनिट खरीद के लाते हैं। साल में कितने यूनिट खरीदेंगे? हर दफ़ा खरीदने जाते हैं तो कितने यूनिट खरीदते हैं? 5000। हर दफ़ा 5000 खरीदते हैं, लेकिन पूरे साल में कितने खरीदने हैं? 60,000। ठीक है, एक यूनिट खरीदते हैं तो क्या रेट है? 20 रुपीज़। लेकिन जब हम 5000 खरीद रहे हैं तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम उसको कितने पैसे पे करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 98%। 100% तो नहीं ना पे करेंगे, अब उसका 98% पे करेंगे। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 60,000 यूनिट खरीदने हैं। एक यूनिट अब कितने का पड़ेगा बेटा जी, ज़रा बताइएगा? 117 की में हो सकता है कुड़िए। 98% भी 19.6। ये एक यूनिट अब 19.6 रुपये का देंगे आपको। तो आपने उनको कितने पैसे पे करने हैं? 60,000 यूनिट के 117,600। अब आप देखें 2% डिस्काउंट मिला तो आपको कम पैसे पे करने पड़े। अगर EOQ पे जाते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलना था। अगर आप 5000 यूनिट खरीदने जाते हैं हर दफ़ा तो आप उसको एक यूनिट का 19.6 रुपये पे करते हैं। तो पूरे साल में कितना पैसा पे करेंगे? 1.1 मिलियन। क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? अब आते हैं अगर 7500 यूनिट का ऑर्डर करते हैं, पूरे साल में कितने खरीदेंगे? 60,000 ही खरीदने हैं। साल की रिक्वायरमेंट तो चेंज नहीं होनी ना,
लेकिन जब खरीदने जाते हैं एक दफ़ा कितने खरीद के लेके आते हैं? 7500। लेकिन जब 7500 खरीदते हैं तो आपको रेट क्या चार्ज करता है? वो कहता है जी अब आपने 20 रुपये नहीं देने, हमने 2.5% आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपने पैसे पे करने हैं 97.5%। ये बात समझ आई है जी? 60,000 पूरे साल में खरीदोगे, एक दफ़ा खरीदने जाएंगे तो कितने? 19.5 रुपीज़ एक यूनिट का पे करोगे, तो पूरे साल में आप अपने सप्लायर को कितने पैसे पे कर रहे होंगे? 1170। देखो आपको और कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है जब डिस्काउंट आता है तो हमारी परचेज कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। एग्रीड जी? अब आते हैं दूसरे सिनेरियो में। अब हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट देखनी है। ऑर्डर साइज चेंज हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो गए तो जाहिर है पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स, ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। 60,000 आपको पूरे साल में यूनिट्स चाहिए। जब आप एक दफ़ा ख़रीदने जाते हो तो कितने यूनिट्स खरीदते हो? 3162 रुपये। ये यहाँ से आ गया आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितनी दफ़ा ख़रीदने जाओगे? जब आप एक दफ़ा ख़रीदने जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपये। ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं पास से नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ पर ऑर्डर कॉस्ट 1000। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर मैं देखूं मेरे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनते हैं, अगर मैं 3162 हर दफ़ा ख़रीदता हूं तो पूरे साल में कितनी दफ़ा ख़रीदने गया? बताइए। 18.9 नहीं मल्टीप्लाई मुझे बेटा जवाब बता। 18.97 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये समझाने के लिए मैं डिटेल लिख रहा हूँ, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाना है, घर जाकर फिर भूल जाओगे होया कि साढ़े नाल। तो जब भी दोबारा खोलेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। हैंस आई एम राइटिंग स्टेप बाय स्टेप। तो कितना खर्चा आया जी? 18,970 रुपये। 975। यानी अब आप कितनी दफ़ा ख़रीदने गए हो? तकरीबन 18.97, 19 दफ़ा ख़रीदने गए हो। अब देखें बेटा, अब आपने अपना ऑर्डर साइज़ क्या कर दिया? 5000। अब जब भी जाते हो 5000 खरीद के लेके आते हो, पहले से ऑर्डर साइज़ ज़्यादा हो गया, तो अब आपके फेरे चक्कर ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? कम हो जाएंगे। आपने पूरे साल में तो बेटा जी 60,000 ही खरीदना है ना। अब एक दफ़ा ख़रीदने जाते हो तो 5000 खरीद के लेके आते हो, और एक दफ़ा ख़रीदने जाते हो तो 1000 रुपये आपका एक्सपेंस होता है। तो मुझे बताइए कितने फेरे लगाए पूरे साल? 12 दफ़ा जाना पड़ा। एक दफ़ा जाते हैं तो 1000 रुपया खर्च करना पड़ता है, तो टोटल आपका 12,000 रुपया खर्च होता है एक फेरे का, नहीं टोटल पूरे साल का। फेरे कम हो गए, इसलिए देखें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गई। अगली दफ़ा आते हैं जी। अब हमने ऑर्डर साइज अगर और ज़्यादा करना है, अब हम हर दफ़ा जाएंगे तो 7500 यूनिट्स खरीद के लाएंगे। साल के यूनिट्स तो चेंज नहीं होने ना, पूरे साल में तो मुझे 60,000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन एक दफ़ा मैं 7500 खरीदूंगा, लेकिन जब भी खरीदने जाऊंगा खर्चा तो 1000 ही होना है। तो 8 दफ़ा मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। एक दफ़ा जाने पे 1000 इज माई कॉस्ट, तो टोटल मुझे 8000 रुपये पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं अपना ऑर्डर साइज ज़्यादा करता हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है, राइट। तो 3100 से मैं 5000, 5000 से 7500, जैसे मेरा ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं, और उसके कम होने की वजह से ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। एग्री जी? अब आते हैं जी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला में लिखा है एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सेफ्टी स्टॉक अभी हमारा कोई नहीं है। ऑर्डर साइज क्या है? अब हम कितने यूनिट्स खरीदते हैं जब जाते हैं? तो 3162। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है ना, ये खरीद के लेके आते हैं डिवाइडिंग बाय 2, ये आ गई मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो नहीं है, तो ये आ गई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एक यूनिट को अपने पास पूरा साल रखो तो क्या खर्चा आता है? सवाल में बताया उसने 12 रुपये पूरे साल का खर्चा एक यूनिट रखने का। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 12। जब 3162 यूनिट खरीद के लेके आएंगे डिवाइडिंग बाय 2, तो ऑन एवरेज आपके गोदाम में कितने यूनिट्स पड़े रहेंगे?
1581 इज माई एवरेज इन्वेंट्री। एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा 12 रुपये, तो बताइए 1972। EOQ पे ये देखो दोनों सेम होते हैं, बस राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम होती है। 3 रुपये का फर्क है, दैट इज इग्नोरेबल। अब आते हैं बेटा जी, अब हम ज्यादा यूनिट खरीद के लेके आ रहे हैं, 5000 यूनिट खरीदते हैं। जब 5000 खरीदेंगे तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री तो अब ज्यादा हो जाएगी। तो मैं एक दफा जाता हूँ तो 5000 खरीद के लाता हूँ, इसको डिवाइड 2 किया तो एवरेज आ गई, मल्टीप्लाई बाय 12 किया, एक यूनिट को पूरा साल रखना पड़ता है। तो तकरीबन जब हम स्टॉक के लिए इन्वेंट्री के लिए जाते हैं अपने गोदाम में तो 2500 यूनिट्स तकरीबन पड़े रहते हैं। एक यूनिट को पूरा साल रखने का 12 रुपये का खर्चा आता है, तो पूरे साल की मुझे, जैसे ही देखे मैंने अपना ऑर्डर साइज ज्यादा किया तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी क्योंकि मेरा स्टॉक ज्यादा हुआ। पहले 1581 यूनिट थे, अब मेरे पास 2500 यूनिट्स हैं मेरे स्टॉक में। तीसरी केस में आते हैं, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2.5% डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो हमें 7500 यूनिट्स का ऑर्डर करना पड़ेगा। हम 7500 यूनिट्स खरीद के लाए, इसकी एवरेज की, एक यूनिट को कैरी करने का पूरे साल का 12 रुपये खर्चा है, तो हमारे स्टॉक में ऑन एवरेज 3750 यूनिट्स ऑन एवरेज रहते हैं हमारे गोदाम में, और 12 रुपये हमें एक यूनिट का तकरीबन खर्चा होता है। तो जैसे जैसे बेटा आपका ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है, आपका एवरेज स्टॉक बढ़ता जा रहा है, एवरेज स्टॉक के बढ़ने की वजह से मेरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही। तो ये पैटर्न समझ आ रहे हैं आपको। लेकिन अब आते हैं, ये तो आगे कैलकुलेशन, अब आते हैं बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करनी है हमने टोटल कॉस्ट की बुनियाद पे। तो बताइए, अगर मैं EOQ के मुताबिक अपना बिजनेस चलाता हूँ तो मेरे कारोबार की टोटल कॉस्ट क्या आएगी? परचेज, ऑर्डर, होल्डिंग, इन तीनों को ऐड करके ग्रैंड टोटल बता दीजिए। वन जी बेटा 7146, हाँ जी इतना ही है। 1 2 3 7 9 4 7, दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अगर मैं EOQ के जरिए EOQ का ऑर्डर साइज चूज करता हूं तो मेरा टोटल कारोबार में जो पूरे साल का खर्चा होगा वो 1.2 मिलियन 2-3 मिलियन का होगा। लेकिन अगर मैं 2% डिस्काउंट की ऑप्शन ऑप्ट करता हूं तो मेरे कारोबार में पूरा साल इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी? 121,800,000। अब अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को देखूं तो मुझे EOQ पे रहना चाहिए या डिस्काउंट की ऑप्शन को अचीव कर लेना चाहिए? तो मैं चूज करूंगा कि मुझे डिस्काउंट पे जाना चाहिए। EOQ मेरे लिए कोई कानूनन फर्ज तो नहीं है। मेरा खर्चा अगर बच रहा है तो मैं 5000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं 7500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूं तो इसमें भी तो देखना है ना मुझे। 122,000 हैं, गलत जवाब बताया। 122,000, सॉरी बेटा, माय अपॉलॉजीज। अब मेरे पास अगर मैं 7500 का ऑर्डर प्लेस करूं तो टोटल कॉस्ट कारोबार की क्या बनेगी पूरे साल की? अब मुझे बताइए इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वी शुड ऑप्ट, हमने क्या ऑप्ट करना है? टू ऑर्डर 5000 units to achieve या to get 2% डिस्काउंट। ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है ये उसने मेरे से पूछी थी, बताइए कौन सी ऑप्शन, उसके पीछे कोई वर्किंग होनी चाहिए, कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इस तरह से हम बेटा 3 हिस्सों में अपने सवाल को
क्या कर रहे हैं, स्प्लिट डाउन कर रहे हैं। ये है इसका बेसिक नॉलेज। अब इसमें जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते रहो। ये क्या हुआ है, चले मैं फुटे ज़रा टेरे लगा दिए सेपरेटर बनाने के लिए। माई अपॉलॉजीज फॉर पुअर प्रेजेंटेशन। आपने पहले से लगाए लाइंस लगा कर रखनी है। यू आर गोइंग फॉर एग्ज़ाम, तो प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये 3 हिस्से हो गए हमारे सवाल के, और इसके बाद फर्दर मैं अपने क्वेश्चन को अगर स्प्लिट डाउन करना चाहूँ, रेड लाइन एक हमारा आ गया परचेज वाला सेगमेंट, दूसरा हमारा आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट वाला सेगमेंट। मैंने पहले अपने आप को आज़ाद रखा, कंटेंट कैलकुलेट किया, उसके बाद अब मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। एग्जामिनर को फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, एग्जामिनर को आपकी कैलकुलेशन और सही जवाब चाहिए। अब सवाल पढ़िए, व्हाट इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द EOQ इग्नोरिंग द डिस्काउंट। हमने पहले डिस्काउंट इग्नोर किया, हमेशा यही करना है। एंड डिटरमिन, आप बताइए, क्या बताइए जी, अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, बताइए इफ इट वुड चेंज, क्या EOQ चेंज होगा वंस डिस्काउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर आप डिस्काउंट को भी खातर लेके आओगे, खातर ख्वाह लेके आओगे, कंसीडर करोगे, तो क्या आपका EOQ चेंज होगा? तो आंसर क्या होगा, यस EOQ विल बी चेंज। क्यों? मैं 5000 यूनिट्स की अगर ऑर्डर साइज पे जाता हूं तो मेरे बिजनेस में कितनी सेविंग हो रही है, यहाँ पे बताएं सेविंग कितनी होगी, ये आपकी लॉजिक आएगी। इसका जवाब बताइए, क्या सेविंग है? 1, हाँ जी यही तो उसने पूछा, बाकी तो सारी नीचे नंबर नीचे है, उसका शायद एक नंबर होगा, -1218000। कितना फायदा होगा जी? 19,900 की सेविंग हो गई एक बंदे। ये आ जाएगा 19,947 रुपए की सेविंग हो रही है, इसलिए मैं ऑप्ट करूंगा, मैं जाऊंगा डिस्काउंट वाली ऑप्शन पे। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हमने सवाल करना है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 3 ही कॉस्ट है, परचेज है, ऑर्डर है, होल्डिंग। अब उसने इसको मुश्किल करने के लिए क्या करेगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रिक्वायरमेंट, ये 3 चीजें चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशंस ऐड करेगा। लेट्स सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 10, कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आपके लिए बेहतरीन क्वांटिटी क्या होगी? उसने ये नहीं कहा EOQ कैलकुलेट करें, तो ऑप्टिमम के लिए बच्चे सोचते हैं लो जी EOQ कैलकुलेट करके आ जाओ, यही तो पूछा है। उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्वांटिटी है वो बता दें। सवाल पढ़ें, देखिए इसने 5% डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 0.75% डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो एक आपके पास EOQ आ जाएगा, 2 आपके पास 5000 और 8000 की क्वांटिटीज आ गई, तीनों की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसको बताइए हमारे कारोबार के लिए ऑप्टिमम क्या है, वो उसको बता दें। ये आप करके लाएंगे माशाल्लाह से होमवर्क में। आप सवाल देखें क्या बोलते हैं, फाइंड द रीऑर्डर क्वांटिटी दैट विल मिनिमाइज एनुअल टोटल कॉस्ट। सेम सवाल है, रीऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्वांटिटी वही होती है ना, इसको रीऑर्डर करें, रीऑर्डर करें, रीऑर्डर करें, रीऑर्डर क्वांटिटी। ये भी आप घर से करके लेके आएंगे होमवर्क। सप्लायर ऑफर डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर यूनिट। अगर आप 2200 से लेके 2900 के दरमियान यूनिट्स खरीदते हैं, ₹2 यूनिट ऑफर करेगा। अगर आप 30,000 से ज्यादा खरीदेंगे तो हमने क्या लेना होता है, लोअर वन, सबसे कम जो है उस पर कैलकुलेट करके देखना। तो ये भी आप घर से करके लेके आएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आज हमने एक पॉइंट सीखा, वो क्या था, अगर हम पहली अजम्पशन ख़त्म करें EOQ की, तो बीइंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमने इस सिनेरियो में अपने बिजनेस को फ़ायदा कैसे पहुंचाना है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह।